हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ युवराज शुक्ला। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक टर्म्स से पार्ट 2। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक टर्म्स में कि क्या होते हैं और कौन से हम लोगों ने 5 इकोनॉमिक टर्म्स किए थे। एक इनकम, सेविंग्स, वेलफेयर, वेल्थ एंड इकोनॉमी। ओके, तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूटिलिटीज। Okay, so the power to satisfy human wants is called utility. It is the satisfaction, actual or expected, derived from the consumption of a commodity. Okay, तो वो क्या है? वो want satisfying power है। Okay, वो human wants जो satisfy करती है, ये जो power, उसको हम लोग utility बोलते हैं। Then it is the satisfaction actual or expected derived from the consumption of a commodity। मतलब ये एक satisfaction होता है या फिर जो हम लोग expect करते हैं या actual में होना रहता है वो रहता है। ओके, यूटिलिटी भी वैल्यू। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हम लोग आगे देखेंगे, पहले वैल्यू। So what is value? Value is expressed in terms of other goods. Value of all commodities cannot decrease or increase simultaneously. Okay, so value क्या है? It is expressed in terms of other goods. Okay, it cannot be increased or decreased simultaneously according to the communities. सारे communities के commodities के हिसाब से value decrease increase नहीं हो सकता. Okay, price. Price is value expressed in terms of money. There can be a general rise or fall in prices of different prices. ओके, सो प्राइस क्या होता है? वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वैल्यू क्या होता है? वो एक्सप्रेस रहता है इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स और प्राइस एक्सप्रेस रहता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, फिर प्राइस में रहता है देयर कैन बी अ जनरल राइज और फॉल इन प्राइसेस। पर वैल्यू में क्या रहता है? द वैल्यू कैन नॉट बी डिक्रीज और इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द कमोडिटीज। लाइक वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। एक साथ सारे कम्युनिटी या कमोडिटी का नहीं हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते। ओके, और प्राइस डिक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। ओके, अपॉन लाइक डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्राइसेस। ओके, तो यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है, जो हम लोग एक सेटिस्फैक्शन या फिर एक्चुअली एक्सपेक्टेड थिंग रहती है। ओके, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में हम लोग देखेंगे आगे। अभी वैल्यू क्या होता है? द expressed in terms of other goods. Okay, expressed in terms of other goods and it can और सारे कमोडिटी का एक साथ वैल्यू डिक्रीज है, इंक्रीज नहीं हो सकती। नाउ फॉर प्राइस, प्राइस इज वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, और वो राइज एंड फॉल होता रहता है, जनरल राइज एंड फॉल। कब? नाउ कैपिटल, तो हम लोग कमर्शियल स्टडीज के अकाउंटिंग चैप्टर में भी कैपिटल देखेंगे, पर अभी कैपिटल हम लोग देखते हैं। सो कैपिटल, ऑल दोज मैन मेड गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर कॉल्ड कैपिटल। ओके, so in economics, what do we mean by capital? So all those man-made goods which are used for further production are called capital. पहले तो कैपिटल एक बेसिक थिंग सब लोग को ध्यान में आ गया होगा कि जो हम लोग मनी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसको भी कैपिटल बोलते हैं। ओके, उसको भी कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का कॉमर्शियल स्टडीज में फॉर्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस इट्स लाइबिलिटीज। तो हम लोग को ये याद रखना है। ओके, अगर आप ये भी लिखोगे तब भी वो करेक्ट मिलेगा। तो व्हाट इज कैपिटल? ऑल दोज मैन-मेड गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ओके, नाउ प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन के लिए यूज जो होते हैं मैन-मेड गुड्स उसको कैपिटल बोलते हैं, पर प्रोडक्शन क्या रहता है? So production is a physical process carried out by an enterprise in which labor and capital along with land are used to convert inputs into outputs of goods and services. It can also be defined as activity that results in value added. Okay, तो ये क्या रहता है? एक फिजिकल प्रोसेस रहता है एक एंटरप्राइज के थ्रू, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं जो हेल्प करते हैं क्या करने में? इनपुट्स टू आउटपुट्स को।
ओके। इनपुट्स हम लोग फैक्ट्रीज में, जैसे हम लोग रॉ मटेरियल्स फैक्ट्रीज में मशीन्स में डालेंगे, तो वो मशीन से वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होकर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। इसको प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस। ओके। इसमें चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे। क्या? एंटरप्राइज, फैक्ट्री एंटरप्राइज हो गया, फिर लेबर जो मशीन चलाने रहेंगे, कैपिटल, कैपिटल कैसे कि मशीन आएगी कहाँ से, क्या पैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा तभी ना। और फिर वो फैक्ट्री है कहाँ, लैंड पे ना, तो वो लैंड। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके। So the goods and services which help, with the help of which the process of production is carried out are called factors of production। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऊपर ही मैंने बता दिया, और लास्ट वीडियो में भी उसका एक स्मॉल आइडिया दे दिया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बता दिया मैंने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्राइज। ओके। और यू कैन ऑल्सो टेल ऑर्गेनाइजेशन। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी क्लियर है। जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ऑल क्लियर? Now we move on to the types of utilities. So there are three types. Basically, we have to learn three types: form utility, place utility, and time utility. तो यूटिलिटी तो पता है हम लोग को। यूटिलिटी क्या होता है हम लोग को पता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। अभी फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? So it is created by changing the shapes of goods. Value is added when the shape of a commodity is changed as desired. Okay. For example, एग्जाम्पल पहले बाद में देखते, पहले ये देखते। तो क्या फॉर्म यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है? जब हम लोग किसी गुड्स का शेप चेंज करते हैं, किसी भी गुड का शेप हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो हम लोग का जो सेटिस्फैक्शन रहता है उससे, उसको फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। अब इसका कारपेंटर का एग्जांपल इधर जैसे इधर दिया है। सो कारपेंटर क्रिएट्स यूटिलिटी व्हेन ही मेक्स अ टेबल आउट ऑफ वुड फॉर द कंज्यूमर। ओके। तो ये कारपेंटर जो टेबल बना रहा है वुड से, वो अपने और कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, तो वो वांट सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, तो इसलिए ये फॉर्म यूटिलिटी का एग्जांपल है। ओके। नाउ प्लेस यूटिलिटी, इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम राजस्थान टू कंस्ट्रक्शन साइट इन मुंबई। कैसे क्या रहता है यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी क्या रहता है? जो बनता है, मतलब जो फॉर्म होता है कैसे, ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर सपोज जैसे इधर एग्जांपल दिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टोन्स या फिर मिनरल्स। ओके। तो वो राजस्थान से ट्रांसपोर्ट होके कंस्ट्रक्शन साइट पे आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ? मुंबई। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो प्लेस यूटिलिटी हो गया। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन से भी गुड्स आ रहे हैं किसी को और किसी से जा रहे हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग वाला हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो सेटिस्फाई होते हैं। किसका? दोनों का ह्यूमन वांट्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का ह्यूमन वांट जो है, उन लोग का वांट क्या है? इनकम। इनकम सेटिस्फाई कैसे हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? वो ट्रेड हो रहा है। ओके। समझा ये पूरा एग्जाम्पल का क्या मीनिंग निकल रहा है? ओके। सो अभी टाइम यूटिलिटी, इट इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग ऑफ गुड्स, okay, for a particular period of time when their value is low. These goods are stored up for future use when their value would increase. For example, mango pulp can be stored during the month of May when they are available in abundance and releasing them in market at reasonable prices in the lean season, sorry. तो यहाँ एग्जाम्पल बहुत अच्छा यूज किया है मैंगो का। तो जैसे कि इधर बताया टाइम यूटिलिटी में कि अगर मैं सपोज बारिश का सीजन का एग्जांपल एक्चुअली नहीं दे सकते, मैंगो का एग्जांपल ही लेते हैं। तो अगर मैं मैंगो बहुत सारी पेटियां भर के रखूं, मई में कुछ स्टोर कर लूँ, वेयर हाउसिंग, तो उसको वेयर हाउस में स्टोर कर लूँ। ओके। उसको स्टोर कर लूँ आधा पार्ट, मतलब मेरा 100% में से 50% मैंने स्टोर करके 50% बेचा मैंने।
में भी मेरा इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ मुझे, अभी वो 50% मैं जून जुलाई में भी बेचूं तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब तक वो मैंगो का सीज़न, वो गर्मी का सीज़न चला गया है, तो उसका रेट बढ़ जाएगा। तो इसको टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। कैसे? क्योंकि वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, हम लोग को भी इनकम मिलेगा, तो हम लोग का भी वांट सेटिस्फाई होगा, इनकम का, प्रॉफिट का, उनका भी सेटिस्फाई होगा कि भाई समर नहीं है तब भी हम लोग को मैंगो मिली। ओके, नाउ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर? सो वेल्थ इज मीन्स फॉर द मैन्स वेलफेयर। Okay, in other words, wealth promotes welfare. For example, the consumption of goods like roti, milk, cloth, etc. all promote welfare. तो वेल्थ क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है, हम सब लोगों को पता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। ठीक है, अभी वेल्थ और वेल्थ इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड कैसे, वो अभी देखते हैं। सो इनफैक्ट एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ वेल्थ डज नॉट ऑलवेज प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। इनफैक्ट एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ वेल्थ डज नॉट ऑलवेज प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो ये लाइन हम लोग को अच्छे से लर्न करना है, मतलब ये ध्यान में रखना है कि हमेशा जो स्टॉक इंक्रीज होता है, वेल्थ का स्टॉक जो इंक्रीज होता है, वो हमेशा अफेक्ट नहीं करता ह्यूमन वेलफेयर को। और ऊपर एग्जांपल में क्या बताया, द कंजम्पशन ऑफ गुड्स लाइक रोटी, मिल्क, क्लॉथ एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रमोट वेलफेयर। अभी उसको हम लोग इधर देखते हैं। सो द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और द नेशन डिपेंड्स अपॉन द वे इन विच wealth is produced. When wealth is produced under unhealthy conditions like long hours of work, risky jobs, unhygienic environment. Okay? Welfare of society or the nation also depends upon the distribution of wealth among the people. If distribution of wealth is unequal, the social welfare may not increase. On the other hand, if wealth is distributed equally, the welfare will be maximum. Lastly, if goods are produced to meet defense requirements such as guns, tanks, missiles, etc., they will not promote economic welfare. However, production of such goods increase our national income. ओके, तो हम लोग को पता चला वेल्थ इन द सेंस क्या होता है, प्रोडक्शन रिलेटेड होता है, गुड्स प्रोड्यूस जो होते हैं उससे जो इनकम आती है उससे वेलफेयर होता है। पर कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि यहाँ मेंशन है लास्ट पॉइंट में कि गन्स, टैंक्स, मिसाइल्स, इनसे नेशनल इनकम को नेशनल इनकम इंक्रीज होएगा, पर हम लोग का कोई वेलफेयर नहीं होगा। ओके, और अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं रहेगा, अनइक्वल रहेगा, सो वो सोशल वेलफेयर नहीं होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा सोशल वेलफेयर। ओके, नाउ लैंड, हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं लैंड। लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इट इज बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वी कंसिडर लैंड एज द surface of the earth, but in economics land is defined to include not only the surface of the earth but also all other gifts of nature. For example, mineral resources, forest resources, whatever available in the nature free of cost. Land is an active factor of production as it cannot produce on its own. ठीक है, लैंड का पता चल गया हम लोग क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कि वो बेसिक फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि वो खाली सरफेस, मतलब कि सपोज हम लोग कोई फर्मेंटेड एरिया पे अगर हम लोग कोई एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री करें, तो वहाँ एग्रीकल्चर करने के लिए हम लोग वो एरिया को खाली फैक्ट्री के लिए, एक्चुअली एग्जांपल नहीं जो यहाँ दिया है वो हम लोग ज़्यादा देते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो कैसे मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हम लोग वो भी कंज्यूम कर सकते हैं अगर वो लैंड हम लोग के नाम का है, अगर वो कंपनी के नाम पे है तो वो कंपनी उसको भी यूज़ कर सकती है। वो लैंड के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, वो सब जो अवेलेबल है नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और लैंड क्या है, इनएक्टिव फैक्टर है क्योंकि वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो क्लियर बाय लैंड। नाउ व्हाट इज लेबर? By labor, we mean all types of human work, physical or mental, done with a view to earn income. Work done out of love and affection, such as teaching his own child by a teacher, nursing her own baby by the mother, etc., are not treated as labor. Laborers
are rewarded suitably in form of wages or their productive work. Labor which involves mainly physical effort and very little mental effort is categorized as physical labor. On the other hand, labor requiring mainly mental or intellectual effort is categorized as mental labor. So, इतना क्लियर है, लेबर क्या रहता है, ह्यूमन वर्क रहता है, फिजिकल एंड मेंटल वर्क रहता है, जिसके लिए हम लोग को एक रेम्यूनरेशन या वेजेस या सैलरीज मिलते हैं. यहाँ एग्जांपल भी बताया है. और लेबर एक तरह से लेबर यू कैन ऑल्सो से एम्प्लॉयमेंट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट. सो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स जो लेबर के अंदर नहीं आते. वाई? बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर देयर सेंटिमेंट्स, देयर अफेक्शन, देयर लव. So a teacher teaching her own child or nursing her own baby by the mother. So ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लेबर के अंडर नहीं आते, क्योंकि वो लोग खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, उनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा उसके ऊपर. अभी एग्जांपल में क्या था, लेबर ऑफ अ कूली is an example of physical labor, while that of a teacher or a lawyer is a mental labor. Okay, तो टीचर क्या, उसको टीचर को बेसिकली एक मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा और मेंटली भी सब पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक लगाना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट या फिर एस्टिमेशन कि हाँ ये बच्चा इतना समझ पाएगा, ये इतना कर पाएगा. लॉयर को भी सोचना पड़ेगा सामने वाले के हिसाब से, तो वो मेंटल लेबर हो गया, क्योंकि वो काम करने के लिए उन लोग को पैसे मिले. फिजिकल लेबर क्या, कूली. सिंपल एग्जाम्पल, कूली सामान उठाते हैं, उसके लिए उन लोगों को पैसा मिलता है. ओके, सो फॉर टुडे वी स्टॉप हियर. एंड बहुत देर हो गई थी क्योंकि मेरे अभी एग्जाम्स चल रहे थे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज एंड इकोनॉमिक टर्म्स दोनों से कंटिन्यू करेंगे. ओके, टिल देन अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. मेरे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. नो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.